बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉइंट नंबर 43, जो फेज़ 4 होता है एस एनोड एक्शन पोटेंशियल का, वो सोडियम की एंट्री की वजह से होता है। सोडियम की एंट्री की वजह से फेज़ 4 होता है एस एनोड का। अब जो एस एनोड का जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसको हम पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसके जो 3 फेजेस होते हैं, 0 फेज़ होता है, फेज़ 3 होता है और फेज़ 4 होता है। जो फेज़ 1 और 2 होते हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। जो फेज़ 0 होता है वो कैल्शियम के ओपन होने की वजह से होता है और इसमें सोडियम के चैनल होते हैं परमानेंटली क्लोज कर जाते हैं। फेज़ 0 के अंदर जो होता है ना वो कैल्शियम ओपन होता है और जो फेज़ 3 होता है उसके अंदर कैल्शियम चैनल इनएक्टिवेट हो जाते हैं। जो पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल या फिर एस एनोड का एक्शन पोटेंशियल होता है उसके अंदर जब कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं तो फेज़ 0 होता है और जब कैल्शियम चैनल इनएक्टिवेट हो जाते हैं तो फेज़ 3 आता है। और फेज़ 0 के अंदर अपस्ट्रोक होता है क्योंकि कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं और जो सोडियम चैनल्स होते हैं परमानेंटली इनएक्टिव होते हैं। और जो फेज़ 3 होता है उसमें कैल्शियम चैनल इनएक्टिवेट होते हैं और रीपोलराइजेशन होती है। उसके बाद आता है फेज़ 4। जो फेज़ 4 होता है ना वो स्लो डीपोलराइजेशन को शो करता है। इसमें इन्वर्ट सोडियम करंट होता है और जो पेस मेकर एक्टिविटी ऑफ द एस एनोड जो होती है ना वो भी फेज़ 4 की वजह से होती है। ठीक है, फेज़ 4 के अंदर आपकी पेस मेकर एक्टिविटी होती है और इसमें क्या होता है, इन्वर्ट सोडियम करंट होगा। ठीक है, इन्वर्ट सोडियम करंट होता है फेज़ 4 ऑफ द एस एनोड के अंदर। इन्वर्ट सोडियम करंट होता है और इसमें जो है ना सोडियम की कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाती है। ये स्लो डीपोलराइजेशन को शो करता है जो फेज़ 4 होता है। और जो पेस मेकर एक्टिविटी होती है एस एनोड की वो भी फेज़ 4 के अंदर होती है। ठीक है, फेज़ 4 जो होता है वो पेस मेकर एक्टिविटी ऑफ द एस एनोड को शो करता है। जो एस एनोड होता है इसका एस एनोड का जो मोस्ट प्रोमिनेंट पी पोटेंशियल जो होता है ना वो एस एनोड का होता है। जो एस एनोड होता है इसका मोस्ट पोटेंट पी पोटेंशियल होता है। जो फेज़ 4 होता है वो सोडियम की कंडक्टेंस की वजह से होता है या फिर इसमें स्लो डीपोलराइजेशन होती है। इन्वर्ट सोडियम करंट होते हैं, पेस मेकर एक्टिविटी एस एनोड शो करता है जो फेज़ 4 होता है। जो फेज़ 0 था उसके अंदर कैल्शियम चैनल ओपन हो रहे थे, अपस्ट्रोक आ रहा था। और जो फेज़ 3 था उसके कैल्शियम चैनल इनएक्टिवेट हो रहे थे और रीपोलराइजेशन हो रही थी। जो फेज़ 1 और फेज़ 2 होते हैं वो एब्सेंट होते हैं पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल के अंदर या फिर जो आपका एस एनोड का एक्शन पोटेंशियल होता है। उसके बाद जो फोर्थ हार्ट साउंड होती है वो एट्रियल सिस्टली में प्रोड्यूस होती है। जब आपके वेंट्रिकल्स फिल हो रहे होते हैं एट्रियल सिस्टली के अंदर तो फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। जो फोर्थ हार्ट साउंड होती है वो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर भी प्रोड्यूस होती है। इसका हम एट्रियल क्लिक या फिर एट्रियल गैलोप भी कहते हैं। और जब वेंट्रिकल्स आपके एट्रियल सिस्टली के अंदर फिल हो रहे होते हैं तो फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद यह है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर होता है ना 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जो होता है ना 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जो होता है ना वो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है यंग हेल्दी एडल्ट्स के अंदर। और 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर। और जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जब 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा हो जाता है ना तो एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाता है। ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर अगर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा हो जाएगा तो एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। परकिंजे फाइबर्स की फास्टेस्ट कंडक्शन इसलिए होती है कि उनका वाइड डायमीटर होता है। परकिंजे फाइबर्स का वाइड डायमीटर होने की वजह से इनके अंदर स्पीड ऑफ कंडक्शन इनकी फास्टेस्ट होती है। परकिंजे फाइबर्स हमारे स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल सेल्स होते हैं और इसकी स्पीड ऑफ करंट हाईएस्ट होती है क्योंकि इनका लार्ज या फिर वाइड डायमीटर होता है। इनमें कंडक्शन भी तेज़ी से होती है, इसी वजह से इनकी स्पीड ऑफ कंडक्शन या जो इम्पल्सेस होती हैं वो फास्टेस्ट ट्रांसमिट होती हैं क्योंकि परकिंजे फाइबर्स का डायमीटर ज़्यादा होता है, वाइड होता है, लार्ज होता है। और जो कंडक्शन होती है ना वेंट्रिकल्स के अंदर वो इंक्रीज़ कर जाती है परकिंजे फाइबर्स की प्रेजेंस की वजह से। इनकी हाईएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी होती है। स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स होते हैं जो हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो स्पीड ऑफ करंट होता है वो हाईएस्ट होता है। वाइड डायमीटर या लार्ज डायमीटर की वजह से इनकी कंडक्शन ज़्यादा होती है। और जो वेंट्रिकल्स के अंदर कंडक्शन ज़्यादा होती है वो परकिंजे फाइबर्स की प्रेजेंस की वजह से ही वेंट्रिकल्स के अंदर कंडक्शन ज़्यादा होती है और इनकी हाईएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी होती है। जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन जब आपकी एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम के अंदर जाती है ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को शो करती है। हमने पढ़ा था कि जो पी वेव होती है वो एट्रिया की डीपोलराइजेशन को शो करती है और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन को शो करता है। तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन का ही पूछा हुआ है। तो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो आपकी एट्रिया वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन को शो करेगा जिसमें आपकी जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन होती है वो एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम में जाती है। अब एट्रियल रीपोलराइजेशन किस कंडीशन के अंदर हम इस जगह पर नजर आती है। हमने पढ़ा था नॉर्मली जो होता है ना जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो एट्रिया की रीपोलराइजेशन को मास्क कर देता है। लेकिन जब 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है जिसे हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं तो एट्रिया की रीपोलराइजेशन एट्रियल रीपोलराइजेशन हमें ईसीजी के ऊपर नजर आना स्टार्ट हो जाती है। अब एक पेशेंट था उसको लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी थी तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन की जो कॉज होगी ना वो लेफ्ट बंडल ब्रांच पे होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी के अंदर आपका जो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो जाती है। अब एक पर्सन है स्टैंडिंग पर्सन है, ठीक है, उसका वीनस रिटर्न फ्रॉम द लेग्स जो फैसिलिटेट होता है जब स्केलेटन मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। आपके स्केलेटन मसल जो होते हैं आपके लेग्स के अंदर जिसकी वजह से आपका वीनस रिटर्न फैसिलिटेट होता है लेग्स के अंदर। लेग्स का जो वीनस रिटर्न होता है वो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर स्केलेटन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से फैसिलिटेट होता है। उसके बाद ये MCQ 51 छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। उसमें आता है वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स होते हैं कंप्लीट डीपोलराइज्ड होते हैं। ST सेगमेंट जो होता है वेंट्रिकल्स की कंप्लीट डीपोलराइजेशन को शो करता है। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन को शो कर रहा था लेकिन जो
ST सेगमेंट होता है वो कंप्लीट डीपोलराइजेशन को शो करता है। अब एक पर्सन है वो खड़ा हुआ है बैठी हुई पोजीशन से, मतलब वो पहले बैठा हुआ था फिर एकदम से खड़ा हुआ है तो उसका हार्ट रेट इंक्रीज़ कर गया है क्योंकि बैरोरिसेप्टर की फायरिंग रेट डिक्रीज़ कर जाता है। जब आप सिटिंग पोजीशन से एकदम से खड़े होते हो ना तो आपका बैरोरिसेप्टर की फायरिंग डिक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। अब ये भी था कि जो बैरोरिसेप्टर होते हैं उसकी फायरिंग डिक्रीज़ कर जाती है जब आपका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। हार्ट रेट ज़्यादा होगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन के अंदर या फिर रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया के अंदर भी बैरोरिसेप्टर फायरिंग जो होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन यही होती है कि जब आप बैठने से खड़े होते हो तो आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो गया है। जब आप बैठे हुए तो एकदम से आपने स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आए हो तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि डिक्रीज़ फायरिंग होती है बैरोरिसेप्टर्स की। और प्रोटीन्स अगर आपके टिश्यूज़ से निकल के आपके ब्लड वेसल्स के अंदर चली भी जाती है ना तो लिम्फेटिक सिस्टम से वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन जब हमारे ब्लड को एस्केप करके हमारे टिश्यूज़ के एस्केप करके हमारे ब्लड के अंदर आ जाती हैं तो लिम्फेटिक्स दोबारा से उन प्रोटीन्स को रीअब्जॉर्ब करके हमारे टिश्यूज़ के अंदर ले जाती हैं। एओर्टिक प्रेशर सबसे कम होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही थी और आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो एओर्टा के अंदर प्रेशर होता है वो सबसे कम होता है। एओर्टा के अंदर प्रेशर सबसे कम होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है जिसमें माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व का क्लोजर होता है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड थी उसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, इंटेंसिटी कम होती है। अब जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है ना इसका मतलब है कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट ही है, ठीक है, लेकिन प्रेशर ज़्यादा हुआ है। प्रेशर ज़्यादा हुआ है तो एओर्टा का प्रेशर सबसे कम होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। और ये QRS कॉम्प्लेक्स हमें नज़र आती है ECG के ऊपर, या फिर जो JVP वेव होती है उसके अंदर C वेव जो होती है ना वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है और जो C वेव थी वो फर्स्ट हार्ट साउंड को भी शो कर रही थी। और इसमें क्या होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसलिए कोई भी ब्लड जो है आपके वेंट्रिकल से बाहर नहीं निकलता है, एओर्टिक वाल्व आपका क्लोज ही होता है। इसमें ऑक्सीजन की हाईएस्ट कंजप्शन होती है और वेंट्रिकल्स का प्रेशर जो होता है ना वो एट्रियल प्रेशर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो AV वाल्व क्लोज होता है और हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड आती हैं, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज़्यादा होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपके एट्रियल प्रेशर से और AV वाल्व क्लोज ही रहता है जिसकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। और एओर्टा के अंदर प्रेशर जो होता है वो लोएस्ट होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। और जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है ना वो स्प्लिट भी कर जाती है अगर तो माइट्रल वाल्व का क्लोजर पहले हो जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व से। अगर माइट्रल वाल्व पहले क्लोज हो रहा है ट्राइकस्पिड वाल्व से तो फर्स्ट हार्ट साउंड स्प्लिट भी कर सकती है। उसके बाद जो ब्लड प्रेशर एक पेशेंट का ड्रॉप हुआ है फ्रॉम 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कैरोटिड साइनस नर्व एक्टिविटी। जब आपका ब्लड प्रेशर 100 से 70 मिलीमीटर मर्करी डिक्रीज करता है, ब्लड BP ड्रॉप किया है तो जो कैरोटिड साइनस की नर्व एक्टिविटी होगी वो भी डिक्रीज कर जाएगी। कैरोटिड साइनस जो होती है ना उसकी नर्व एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है। अब यहाँ पे बात है कि जो बेसिकली क्या होता है कि नाउ अब हम रिवाइज करते हैं कि जो फेज़ 4 होता है ना SN नोड का उसके अंदर सोडियम की एंट्री होती है, इनवर्ट सोडियम करंट होते हैं और जो फेज़ 4 होता है SN नोड का वो स्लो डीपोलराइजेशन को शो करता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री पोटेंशियल होता है वो भी SN नोड का होता है। जो फोर्थ हार्ट साउंड होती है वो एट्रियल सिस्टोली के अंदर प्रोड्यूस होती है जब वेंट्रिकल्स फिल होते हैं एट्रियल सिस्टोली के अंदर तो फोर्थ हार्ट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर इसको हम एट्रियल गैलोप या फिर एट्रियल क्लिक भी कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जो होता है मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर जो होता है ना 120 होता है, ठीक है। मिनिमम जो होता है वो 80 होता है लेकिन जो मैक्सिमम होता है ना वो आपका 120 होता है। और जो प्रकिंजे फाइबर्स होते हैं वो फास्टेस्ट इसलिए ट्रांसमिट करते हैं कंडक्शन को, स्पीड ऑफ कंडक्शन इनकी फास्टेस्ट इसलिए होती है और इंपल्सेस को फास्टेस्ट इसलिए ट्रांसमिट करते हैं कि उनका वाइड डायमीटर होता है या लार्ज डायमीटर होता है। वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम तक जाती है वो QRS कॉम्प्लेक्स हमें ECG के ऊपर नजर आती है। जो एट्रिया की रीपोलराइजेशन होती है वो 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर हमें ECG के ऊपर नजर आना स्टार्ट हो जाती है। और एक लेफ्ट S6 डेविएशन होती है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी वाले पेशेंट्स के अंदर जब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की वजह से लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी के अंदर। वीनस रिटर्न हमारी लेग्स से जो होता है वो कंट्रैक्शन तो स्केलेटन मसल्स की वजह से फैसिलिटेट होता है। जब एक पेशेंट खड़ा हुआ होगा स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है जो हमारी लेग से वीनस रिटर्न आता है वो स्केलेटन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से आता है। वेंट्रिकल्स कंप्लीटली डीपोलराइज्ड हो जाते हैं। ST सेगमेंट हमें वेंट्रिकल्स की कंप्लीट डीपोलराइजेशन को शो करता है। अगर एक पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन से स्टैंड हो रहा है तो उसका जो हार्ट रेट होगा वो इंक्रीज़ कर जाता है क्योंकि उसके बैरोरिसेप्टर से फायरिंग रेट कम होगा, ठीक है। बैरोरिसेप्टर से जो फायरिंग होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है जब आप बैठ के खड़े होते हो, इस वजह से हमारा हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है जब हम एकदम से बैठ के खड़े होते हैं। प्रोटीन्स अगर आपके टिश्यूज से निकल के आपके ब्लड वेसल्स के अंदर चली भी जाती हैं तो वो लिम्फेटिक्स के थ्रू दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एओर्टा का प्रेशर सबसे लोएस्ट होता है जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसमें फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है और हमें इसमें JVP के ऊपर C वेव नजर आती है, ठीक है। C वेव को शो करती है हमारे पास, इसमें फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई ब्लड बाहर नहीं निकलता है। एओर्टा जो है आपके जो
एवी वैल्व्स होते हैं वो भी क्लोज होते हैं, तो आपका एओर्टा के अंदर प्रेशर जो है वो सबसे कम होता है। ब्लड प्रेशर ड्रॉप जब करता है ना आपके 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के ऊपर, तो जो कैरोटिड साइनस बॉडी होती है ना उसकी नर्व एक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट MCQ में दिया हुआ है कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स होता है स्लो चैनल्स के थ्रू वेंट्रिकल्स के अंदर से वेंट्रिकल्स की वेंट्रिकुलर इजेक्शन होती है। अब जो कार्डिक साइकिल होता है ना इसके 5 फेजेस होते हैं। सबसे पहले आता है एट्रियल सिस्टली। एट्रियल सिस्टली के बाद आती है हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद आती है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। उसके बाद आती है रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। पहले रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन होगी, फिर रिड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन होगी। रिड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन को हम स्लो इजेक्शन फेज भी कहते हैं। फिर होती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद जो आपकी वही पहले रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, फिर रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, फिर आती है रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग। ठीक है, तो तकरीबन हमारे पास ये तकरीबन 6 फेजेस होते हैं इसके कार्डिक साइकिल के। तो पहला था एट्रियल सिस्टली, ठीक है, जिसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सही है। उसके अंदर एट्रियल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, हमें ECG के ऊपर P वेव से शो होती है जो एट्रियल सिस्टली होती है, और JVP के ऊपर A वेव से शो होती है, और वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी के अंदर हमें 4th हार्ट साउंड मिल रही थी। ठीक है, और जो वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वो पीरियड होता है जब आपका माइट्रल वाल्व क्लोज हो रहा होता है और एओर्टिक वाल्व ओपन हो रहा होता है। ठीक है, आपके AV वाल्व क्लोज हो रहे हैं, आपके सेबेलिनर वाल्व्स ओपन हो रहे हैं, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ना ये वो वाला फेज होता है। लेकिन इसके अंदर जब आपका ब्लड प्रेशर 170 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम होगा तो क्या होगा कि कैरोटिड साइनस की नर्व एक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाती है। उसके बाद जो थर्ड फेज है वो रैपिड वेंट्रिकुलर कम हो जाती है, जिसमें तेजी से अब क्या हुआ कि वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वेंट्रिकल्स इजेक्ट करेंगे ब्लड को। जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना एओर्टा के प्रेशर से, ठीक है, तो क्या होगा कि एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाता है। एओर्टिक वाल्व ओपन होने का मतलब है कि अब वेंट्रिकल से ब्लड निकल के आपके एओर्टा के अंदर जाएगा, इजेक्ट होगा ब्लड। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्ट होता है, वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम कम हो जाता है और वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इजेक्शन के जाहिर सी बात है वेंट्रिकल्स के अंदर वॉल्यूम इसलिए कम होगा कि ब्लड उसमें से निकल गया है, और उसका प्रेशर इसलिए ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसने ब्लड को बाहर निकालना है। एट्रियल फिलिंग भी साथ साथ होना स्टार्ट हो जाती है, ऊपर से एट्रिया की फिलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और रैपिड वेंट्रिकुलर इंजेक्शन नीचे से जो वेंट्रिकल में से ब्लड जो है निकलना शुरू हो जाता है। जो मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर होता है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। अच्छा, अब उसके बाद आती है हमारे पास रिड्यूस वेंट्रिकुलर इंजेक्शन या स्लो वेंट्रिकुलर इंजेक्शन। पहले तेज़ी से ब्लड इजेक्ट हुआ वेंट्रिकल से, अब आहिस्ता आहिस्ता ब्लड इजेक्ट होगा। अब वेंट्रिकल्स का प्रेशर भी कम हो रहा है और एओर्टा के अंदर प्रेशर भी कम हो रहा है, तो स्लो इंजेक्शन होती है ब्लड की वेंट्रिकल से। एट्रिया की साथ साथ फिलिंग होती रहती है। जो एओर्टिक प्रेशर होता है वो हाईएस्ट होता है या मैक्सिमम होता है एओर्टा के अंदर रिड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर, या फिर जो है वो स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर या स्लो इजेक्शन फेज के अंदर। अब कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से, कैल्शियम के जो स्लो चैनल्स होते हैं ना उनके अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, इसी वजह से वेंट्रिकल जो है ब्लड को इजेक्ट करते हैं। उसके बाद अब जब वेंट्रिकल्स ने अपना सारा ब्लड निकाल दिया, अब दोबारा से वेंट्रिकल्स ने रिलैक्स होना है, तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है। इसमें भी क्या होता है कि जो पल्मोनरी वाल्व एओर्टिक वाल्व क्लोज हो जाते हैं, हमारे पास वेंट्रिकल्स का प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम इनका कांस्टेंट रहता है, और एट्रियल वेव के ऊपर हमें ए वेव नजर आती है। अब जो वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन होगी, रिलैक्सेशन के बाद क्या होते हैं वो रिड्यूस फिलिंग होती है वेंट्रिकल्स की। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट फेज होता है और ये हार्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना हार्ट रेट कम होगा उतनी अच्छी फिलिंग होगी, जितना हार्ट रेट ज़्यादा होगा उतनी फिलिंग का टाइम नहीं मिलेगा, और आपकी जो वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है वो स्लो हो जाती है या फिर कम हो जाती है। तो टेकीकार्डिया से एक तो हमारी वेंट्रिकुलर फिलिंग डिक्रीज हो जाती है, हमारा एंडास्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, और जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो भी डिक्रीज कर जाता है जब आपका हार्ट रेट ज़्यादा होता है। तो अब जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स था स्लो चैनल्स के थ्रू वेंट्रिकुलर की इंजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, और जो ए वेव होती है वो इंक्रीज कर जाती है JVP के ऊपर। ए वेव हमने कहा था कि एट्रियल फिब्रिलेशन और माइट्रल स्टेनोसिस वाले पेशेंट के अंदर एब्सेंट होती है, और जब ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होती है ना तो ए वेव इंक्रीज कर जाती है। ए वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है जैकुलर वेनस पल्स के ऊपर जब ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होती है। अब जो कार्डिक आउटपुट होते हैं ना इसको हम मेजर करते हैं थर्मोडाइल्यूशन मेथड से। अब यहाँ पे बताया हुआ कि थर्मोडाइल्यूशन मेथड जो है वो इनएक्यूरेट भी हो सकता है, क्योंकि जो रिस्पायरेटरी चेंजेस आते हैं पल्मोनरी आर्टरी टेम्परेचर के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी की टेम्परेचर के अंदर रिस्पायरेटरी चेंजेस की वजह से आपका जो थर्मोडाइल्यूशन मेथड, मतलब हम हीट को कर रहे हैं तो टेम्परेचर का इसमें पार्ट है, तो टेम्परेचर जो है ना आपका वो चेंज हो सकता है, इनएक्यूरेट हो सकता है, क्योंकि जो रिस्पायरेटरी चेंजेस की वजह से जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज होती है उनका टेम्परेचर जो होता है ना वो चेंज कर जाता है, जिसकी वजह से आपका जो कार्डिक आउटपुट हम थर्मोडाइल्यूशन मेथड से मेजर करते हैं वो इनएक्यूरेट भी हो सकता है। बैरोरिसेप्टर की फायरिंग से क्या होता है कि हार्ट रेट डिक्रीज कर जाता है। बैरोरिसेप्टर्स होते हैं आपके हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं, और बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो मीन आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करते हैं, और हमारे आर्टीरियल ब्लड प्रेशर के अंदर चेंज होगा तो बैरोरिसेप्टर्स को डिटेक्ट करते हैं। बैरोरिसेप्टर क्या करते हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं जो बैरोरिसेप्टर होते हैं। बैरोरिसेप्टर ने हार्ट रेट को डिक्रीज करना है। शॉक वाले पेशेंट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स होता है वो बैरोरिसेप्टर होता है। शॉक वाले पेशेंट के अंदर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स है वो बैरोरिसेप्टर है। बैरोरिसेप्टर का रिस्पॉन्स जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर।
ठीक है। और अगर एक पेशेंट जो है वो लेटा हुआ था और वो खड़ा होता है तो जो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होता है ना वो भी बैरोरिसेप्टर के थ्रू होता है। ये रैपिड मेथड होता है जिससे हम ब्लड प्रेशर को अगर इंक्रीज ब्लड प्रेशर है तो उसको हम लो कर सकते हैं। और शॉक वाले पेशेंट के अंदर भी इंपॉर्टेंट होता है जो बैरोरिसेप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है ना रिस्पॉन्स शॉक वाले पेशेंट के अंदर वो बैरोरिसेप्टर होता है। जो एक्टिन होती है ना, जब आपकी एक्टिव साइट जो होती है एक्टिन की वो कवर्ड होती है रेस्ट के ऊपर ट्रोपोमायोसिन से। ट्रोपोमायोसिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि कवर करती है एक्टिन की एक्टिव साइट को, क्योंकि जो ट्रोपोमायोसिन होती है ना वो रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स कराती है। तो ज़ाहिर सी बात है जो एक्टिन की एक्टिव साइट है वो कवर्ड हो जाती है ट्रोपोमायोसिन से, इसलिए ही मसल्स आपके रिलैक्स रहते हैं रेस्ट पोजीशन के ऊपर। ए वेव एब्सेंट होती है माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर और एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर जगलो वेनस पल्स के ऊपर। जो माइट्रल स्टेनोसिस होती है इसमें पी माइट्राल हमें नजर आता है ईसीजी के ऊपर, पी माइट्राल हमें नजर आता है ईसीजी के ऊपर माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर। एथलीट है उसका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर जाता है नॉर्मल स्टेट के अंदर भी। एथलीट्स का जो कार्डिक आउटपुट होता है ना वो ज़्यादा होता है, एथलीट्स का कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है। ठीक है, एथलीट्स का जो होता है ना वो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है। जो पल्स प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है स्ट्रोक वॉल्यूम पर। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो पल्स प्रेशर होता है, पल्स प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रोक वॉल्यूम के। स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो पल्स प्रेशर भी ज़्यादा होगा। पल्स प्रेशर बेसिकली क्या होता है, आप सिस्टोलिक प्रेशर में से जब आप डायस्टोलिक प्रेशर को माइनस करते हो तो पल्स प्रेशर आते हैं। नॉर्मल पल्स प्रेशर हमारा जो है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। शॉक के टाइम पे क्या हो रहा है कि व्हाट हैपन्स एंड व्हाट रिटर्न्स टू नॉर्मल आफ्टर कंपनसेशन रही है। ठीक है, तो शॉक के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कंपनसेशन जो होती है उसके बाद हमारा हार्ट रेट जो होता है ना वो नॉर्मल हो जाता है। ईसीजी के ऊपर जो कंप्लीट डिपोलराइज्ड वेंट्रिकल्स होते हैं वो एसटी सेगमेंट से शो होते हैं। एसटी सेगमेंट ये शो करता है कि आपके जो वेंट्रिकल्स हैं वो कंप्लीटली डिपोलराइज हो गए हैं। जब फंक्शनल हीमोग्लोबिन कम हो जाती है एनीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर या मेट हीमोग्लोबिनीमिया के अंदर, तो हाइपर ऑक्सिया क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो नॉर्मल ही रहता है। फंक्शनल हीमोग्लोबिन अगर कम भी हो जाती है तो भी हमारा जो आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो नॉर्मल ही रहता है, जिसकी वजह से हाइपर ऑक्सिया नहीं होता है। कंपनसेशन कैसे होती है? जब आप बैठ के एकदम से खड़े होते हो तो वीनस रिटर्न डिक्रीज कर जाता है सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर, जिसकी वजह से कंपनसेशन होती है। वीनस रिटर्न डिक्रीज कर जाता है कंपनसेशन में जब आप सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में जाते हो। ईसीजी होती है ना, ईसीजी के अंदर मोर कैल्शियम एंटर करें आपके वेंट्रिकुलर मसल्स के अंदर, एसटी सेगमेंट के अंदर। जो एसटी सेगमेंट होता है ना उसमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो वेंट्रिकल इजेक्शन फेज था उसके अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा था। एसटी सेगमेंट भी शो करता है कैल्शियम के इन्फ्लक्स को। अब जो एसटी सेगमेंट होता है ना वो बेसिकली शो भी यही कर रहा होता है कि आपके जो वेंट्रिकल्स हैं ना वो कम्प्लीटली डीपोलराइज हो चुके हैं और अब वो रीपोलराइजेशन के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो जो एसटी सेगमेंट होगा ना इसके अंदर भी कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। एसटी सेगमेंट के अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और एसटी सेगमेंट जो ये शो करता है कि आपके जो वेंट्रिकल्स थे वो कम्प्लीटली डीपोलराइज हो चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट डीपोलराइजेशन हो चुकी है आपके वेंट्रिकल्स की और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। और इसमें अब वेंट्रिकल जो है ना वो अब इजेक्शन के लिए तैयार हैं। तो वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर भी कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा था और एसटी सेगमेंट के अंदर भी कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। अब हम रिवाइज करते हैं कि जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है वो वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर भी होता है, एसटी सेगमेंट के अंदर भी कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। ए वेव इंक्रीज कर जाती है जेवीपी के अंदर जब ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होती है और माइट्रल स्टेनोसिस और एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर ए वेव एब्सेंट होती है। और कार्डिक आउटपुट जो होता है ना थर्मोडाइल्यूशन से जब हम ये करते हैं तो वो इनएक्यूरेट हो सकता है, क्योंकि जो रिस्पायरेटरी चेंजेस होती हैं वो पल्मोनरी आर्टरी के टेम्परेचर के अंदर आती हैं। ठीक है, रिस्पायरेटरी चेंजेस की वजह से पल्मोनरी आर्टरी के टेम्परेचर के अंदर ये इनएक्यूरेट हो सकता है जो आपका कार्डिक आउटपुट होगा, जिसको हम थर्मोडाइल्यूशन से मेंटेन करते हैं। बैरोरिसेप्टर की फायरिंग जो होती है वो डिक्रीज करती है हार्ट रेट को। बैरोरिसेप्टर जो होता है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। शॉक वाले पेशेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है दैट इज बैरोरिसेप्टर। एक्टिन जो होती है ना वो ट्रोपोमायोसिन से कवर्ड होती है रेस्ट के ऊपर और ए वेव जो होती है वो एब्सेंट होती है माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर और ए फिप के अंदर। माइट्रल स्टेनोसिस एसीजी के ऊपर प्री माइट्राल से शो होता है। एथलीट था उसका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। पल्स प्रेशर जो होती है वो स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। हार्ट रेट जो है कंपनसेशन के बाद नॉर्मल हो जाता है शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर। कंप्लीटली डीपोलराइज स्टेट जो होती है वो एसटी सेगमेंट शो करता है और एसटी सेगमेंट के अंदर कैल्शियम एंटर करता है वेंट्रिकुलर मसल्स के अंदर, या फिर कैल्शियम की जो है वो इन्फ्लक्स भी होता है। कैल्शियम एंटर करता है वेंट्रिकुलर मसल्स के अंदर एसटी सेगमेंट के अंदर और कंप्लीट डीपोलराइज्ड वेंट्रिकल जो होते हैं एसटी सेगमेंट से शो होते हैं। हाइपर ऑक्सिया नहीं होता है जब आपकी फंक्शनल हीमोग्लोबिन कम हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर, मेट हीमोग्लोबिनीमिया के अंदर या एनीमिया के अंदर, क्योंकि जो आर्टीरियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो कांस्टेंट ही रहता है। जब आप सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर जाते हो तो जो कंपनसेशन होती है वो वीनस रिटर्न डिक्रीज करके हमें अचीव करते हैं। वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है सिटिंग स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर, जिससे कंपनसेशन होती है।
इंस्पिरेशन के दौरान हमारा जो नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। इंस्पिरेशन में नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है। सेकंड हार्ट साउंड स्प्लिट करती है क्योंकि डिलेड क्लोजर होता है पल्मोनरी वाल्व का। एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर हम कार्डिक आउटपुट को ऑब्जर्व करते हैं कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ कर जाता है जितनी हमारी मेटाबॉलिक डिमांड होती है। जितनी बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड होगी उतना कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है ETT के अंदर या एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर। वेन्स के अंदर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है क्योंकि वेन्स की कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज़ करेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर जाता है। पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर। थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। एथलीट्स का जो हार्ट रेट होता है वो परमानेंटली 50 पे ही रहता है। उनको ब्रेडिकार्डिया रहता है, हार्ट रेट कम रहता है क्योंकि उनका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हुआ होता है या उनका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाने की वजह से उनका हार्ट रेट कम हो जाता है। कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए जो हार्ट रेट कम हो जाता है उनका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और ओवरऑल उनका जो है वो एथलीट्स का कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है। जो आपके हार्ट के मसल्स होते हैं, मायोकार्डियल मसल्स होते हैं, उनकी ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, काम करना है तो उसको ऑक्सीजन एनर्जी की ज़रूरत होगी तो उसको ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो जाती है और क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब हार्ट की ज़्यादा होगी। एक्सरसाइज के दौरान जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। एक्सरसाइज के अंदर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाती है। एक्सरसाइज के अंदर ग्लूकागोन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं और जो ब्लड फ्लो होता है हमारी किडनी का वो डिक्रीज़ कर जाता है और सिप्लैक्निक ब्लड सर्कुलेशन का भी ब्लड फ्लो डिक्रीज़ कर जाता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी किडनीज़ का ब्लड फ्लो भी डिक्रीज़ कर जाता है और सिप्लैक्निक सर्कुलेशन का ब्लड फ्लो भी डिक्रीज़ कर जाता है। एक्सरसाइज में हमें मैक्सिमम हार्ट रेट मिलता है और जो मार्कली इंक्रीज़ कर जाता है कार्डिक आउटपुट एक्सरसाइज में। अब एक्सरसाइज में क्या क्या हो रहा है, एक तो एक्सरसाइज के अंदर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ग्लूकागॉन ज़्यादा हो जाता है, कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाता है, हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाता है, हमारी किडनीज़ का ब्लड फ्लो और सिप्लैक्निक सर्कुलेशन का ब्लड फ्लो डिक्रीज़ कर जाता है। किडनीज़ का और सिप्लैक्निक सर्कुलेशन का ब्लड फ्लो डिक्रीज़ कर जाएगा। दो चीज़ें कम हो रही हैं, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और किडनीज़ और सिप्लैक्निक सर्कुलेशन का ब्लड फ्लो। बाकी सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ग्लूकागॉन भी ज़्यादा हो जाते हैं एक्सरसाइज के अंदर और मैक्सिमम हार्ट रेट हो जाता है और कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाता है एक्सरसाइज के दौरान। और जो एक्सरसाइज के दौरान हमारी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है वो लोकल मेटाबोलाइट्स की वजह से डिक्रीज़ करती है। लोकल मेटाबोलाइट्स हमारी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कर देते हैं एक्सरसाइज के दौरान। जो ए वेव थी PR सेगमेंट को डोनेट करती है। जो ए वेव होती है वो एट्रियल सिस्टोली के अंदर आती है JVP के अंदर। एक तो एट्रियल सिस्टोली के अंदर हमें ए वेव मिलती है, साथ ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस के अंदर ये लार्ज हो जाती है या जॉइंट हो जाती है। एब्सेंट होती है एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट के अंदर या फिर माइट्रल स्टीनोसिस वाले पेशेंट्स के अंदर। और ए वेव जो होती है ना वो PR सेगमेंट को शो करती है। अब ECG के ऊपर अगर आपको नॉर्मल P वेव मिल रही है और QRS कॉम्प्लेक्स आपका वाइड है लेकिन हार्ट रेट 25 है तो पेस मेकर प्रकिंजे फाइबर्स के अंदर होगा। जब पेस मेकर प्रकिंजे फाइबर्स के अंदर होता है ना तो हार्ट रेट स्लो हो जाता है, हार्ट रेट 25 होता है। अगर तो पेस मेकर प्रकिंजे फाइबर्स के अंदर होगा तो हार्ट रेट 25 होगा जिसमें P वेव भी आती है और वाइड QRS कॉम्प्लेक्स भी होता है। वीनस ब्लड RBCs के अंदर जो वीनस ब्लड होता है उसके अंदर क्लोराइड ज़्यादा होता है, ठीक है। वीनस ब्लड RBCs के अंदर क्लोराइड ज़्यादा होता है, ठीक है। वीनस ब्लड के अंदर क्लोराइड के लेवल ज़्यादा होते हैं। अगर तो ब्लड प्रेशर 50 से कम हो जाएगा तो सेरेब्रल इस्कीमिक रिस्पांस या फिर जो हमारा ब्रेन इस्कीमिक रिस्पांस होता है CNS इस्कीमिक रिस्पांस वो एक्टिवेट हो जाता है। ब्लड प्रेशर अगर आपका 50 से कम होगा तो सेरेब्रल इस्कीमिक रिस्पांस जो है वो रेगुलेट करता है उसको। वेंट्रिकुलर प्लेट्यू जो होता है ना ECG के ऊपर हमें नज़र आता है ST सेगमेंट से, ठीक है। ST सेगमेंट जो होता है वेंट्रिकुलर प्लेट्यू को शो करता है। वेंट्रिकुलर प्लेट्यू स्टेज जो होती है वो ST सेगमेंट से शो होती है ECG के ऊपर। अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले कि जो स्प्लिटिंग होती है सेकंड हार्ट साउंड की वो डिलेड क्लोजर होता है पल्मोनरी वाल्व की वजह से होती है। इंस्पिरेशन के ऊपर नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है डिक्रीज़ कर जाता है। एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर हम कार्डिक आउटपुट को ही मेजर करते हैं कि कार्डिक आउटपुट हमारी मेटाबॉलिक डिमांड की तरह से इंक्रीज़ करता है। जितना ज़्यादा हमारा मेटाबॉलिक डिमांड ज़्यादा होगी उतना ही कार्डिक आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। जितनी हमारी मेटाबॉलिक डिमांड होती है उतना कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है जब एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट हम करते हैं। वेन्स के अंदर ज़्यादा ब्लड होता है क्योंकि उनकी कंप्लाइंस ज़्यादा होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। और थायरोटॉक्सिकोसिस वाले पेशेंट्स के अंदर पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। एथलीट्स का हार्ट रेट 50 ही रहता है क्योंकि उनका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। और ओवरऑल एथलीट्स के अंदर जो कार्डिक आउटपुट होता है ना वो ज़्यादा होता है। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है जब आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ करती है। एक्सरसाइज के दौरान टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है और कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाता है।
और जो ए वेव होती है वो पीआर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ए वेव एट्रियल सिस्टोली के अंदर, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमें मिलती है। जगलोवेनस कर्व के ऊपर एब्सेंट होती है मार्टल स्टेनोसिस एफिब के अंदर और ट्राइकास्पिड स्टेनोसिस के अंदर इंक्रीज कर जाती है। ईसीजी के ऊपर हमें पी वेव्स नॉर्मल नजर आती हैं और वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नजर आता है। साथ हार्ट रेट 25 होगा क्योंकि परकिंजे फाइबर्स के अंदर पेसमेकर होता है। वीनस ब्लड के अंदर क्लोराइड के लेवल ज़्यादा होते हैं। वीनस ब्लड के अंदर जो क्लोराइड होता है ना, क्लोराइड आइन वो ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर अगर 50 से कम होगा तो सेरेब्रल इस्केमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। वेंट्रिकुलर प्लेट्यू जो होता है वो एसटी सेगमेंट से हमें नजर आता है। एसटी सेगमेंट के अंदर एक तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा था, वेंट्रिकुलर इजेक्शन को शो कर रहा था, और वेंट्रिकुलर प्लेट्यू जो होता है वो भी एसटी सेगमेंट से आता है। वेंट्रिकुलर प्लेट्यू जो होता है वो भी एसटी सेगमेंट से शो होता है। एसटी सेगमेंट के अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। एसटी सेगमेंट जो होता है वेंट्रिकुलर इजेक्शन को शो करता है, और एसटी सेगमेंट की एलिवेशन हो जाती है जब आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। अब एक पेशेंट था, उसका ब्लड प्रेशर लो है, उसका हार्ट रेट ज़्यादा हुआ हुआ है और उसकी स्किन भी जो है ना वो कूल हुई हुई है। जब पेशेंट सिटिंग पोजीशन से एकदम से स्टैंड होता है तो उसका हार्ट रेट डिक्रीज़ कर जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाता है। हार्ट रेट क्यों इंक्रीज़ करता है? क्योंकि जब आप सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में आते हो, जब आप खड़े होते हो तो आपका जो वीनस रिटर्न है वो डिक्रीज़ कर जाता है। स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर वीनस रिटर्न डिक्रीज़ कर जाता है और स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर जो आपके कार्डिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन से ही वीनस रिटर्न आपका इंक्रीज़ हो रहा था। तो जो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है आपके स्केलेटल मसल की, जिसकी वजह से आपका वीनस रिटर्न होता है लेग से फैसिलिटेट, और वीनस रिटर्न डिक्रीज़ कर जाता है स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। जो सेकंड हार्ट साउंड होती है वो एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व के क्लोजर की वजह से प्रोड्यूस होती है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर प्रोड्यूस होती है। सेकंड हार्ट साउंड स्प्लिट कर जाती है जब पल्मोनरी वाल्व का डिलेड क्लोजर होगा या एओर्टिक वाल्व का अर्ली क्लोजर होगा। शॉर्टेस्ट वेंट्रिकुलर मसल लेंथ हो जाती है जब इंट्रापेरिकार्डियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी रेस्टिंग पीरियड ऑफ द हार्ट जो होता है वो 250 मिली सेकंड्स का होता है। नॉर्मली सीजी के ऊपर हम ऐसे नोट के रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जो वाल्व्स होते हैं वो मीडियम साइज वेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वीनस रिटर्न आपका जीरो हो जाता है जब आपकी सारी सर्कुलेटरी ड्राइव जो होती है अबॉलिश हो जाती है। वेंट्रिकल्स 2/3 फिल हो जाते हैं और साथ थर्ड हार्ट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जब आपका रैपिड इनफ्लो होता है, या फिर रैपिड इनफ्लो या रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज होता है। और जब वेंट्रिकल्स की वाइब्रेशन से, जब रैपिड इनफ्लो हुआ वेंट्रिकल्स के अंदर और वाइब्रेशन से एक साउंड प्रोड्यूस हुई, दैट इज़ थर्ड हार्ट साउंड। रैपिड इनफ्लो से या रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग से थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। और मोस्ट पोटेंट रिस्पांस मैसिव हेमरेज के अंदर सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस होता है। सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस एक्टिवेट हो जाता है जब ब्लड प्रेशर 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या फिर 60 से कम हो जाए, तो सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस एक्टिवेट हो जाता है और ये मोस्ट पोटेंट रिस्पांस होता है टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर। और मैसिव हेमरेज के अंदर भी जो मोस्ट पोटेंट रिस्पांस होता है वो सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस होता है। पैरासिम्पैथिक इफेक्ट हार्ट के ऊपर होता है कि एसए नोड के अंदर ये पोटाशियम की परमेबिलिटी को ज़्यादा कर देता है। एसए नोड के अंदर पोटाशियम की परमेबिलिटी को ज़्यादा कर देता है। जो पैरासिम्पैथिक इफेक्ट होता है, कार्डिक आउटपुट को हम मेंटेन करते हैं या कार्डिक आउटपुट को हम डिटरमाइन करते हैं वीनस रिटर्न से। कार्डिक आउटपुट जितना ज़्यादा वीनस रिटर्न होगा इसका मतलब है कि उतना ही आपका कार्डिक आउटपुट था। प्री लोड का जो बेस्ट इंडेक्स होता है वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। डायस्टली के एंड के ऊपर जितना भी वॉल्यूम आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होगा वो आपका प्री लोड का इंडेक्स होता है। प्री लोड का इंडेक्स क्या होता है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर एक पेशेंट है उसको ब्लड प्रेशर लो है, उसको साथ टेकीकार्डिया हुआ है, जब वो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आया तो उसका हार्ट रेट ज़्यादा हो गया। हार्ट रेट ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि वीनस रिटर्न डिक्रीज कर गया है। सेकंड हार्ट साउंड एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व की क्लोजर की वजह से प्रोड्यूस होती है। वेंट्रिकुलर मसल की लेंथ शॉर्ट हो जाती है जब इंट्रापेरिकार्डियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी रेस्टिंग पीरियड ऑफ द हार्ट 250 मिली सेकंड्स का होता है। ईसीजी के ऊपर हम ऐसे नोट को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर जो वाल्व्स होंगे ना वो मीडियम साइज्ड वेन्स के अंदर होते हैं। वीनस रिटर्न जीरो हो जाता है जब आपकी सर्कुलेटरी ड्राइव एबॉलिश कर जाती है। जो 2/3 वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है और साथ हमें थर्ड हार्ट साउंड रैपिड इनफ्लो में मिलती है, और रैपिड इनफ्लो जब होता है वेंट्रिकल्स के अंदर तो थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। मैसिव हेमरेज के अंदर जो मोस्ट पोटेंट रिस्पांस होता है वो सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस या फिर ब्रेन इस्केमिक रिस्पांस होता है। और जब ब्लड प्रेशर आपका 50 से कम हो जाएगा या 60 से कम होगा तो सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस एक्टिवेट हो जाता है। और पैरासिम्पैथिक इफेक्ट ऐसे नोट के अंदर होता है कि वो पोटाशियम की परमेबिलिटी को ज़्यादा कर देता है। पैरासिम्पैथिक जो होता है वो पोटाशियम की परमेबिलिटी को ज़्यादा कर देता है पैरासिम्पैथिक इफेक्ट ऐसे नोट के अंदर। कार्डिक आउटपुट को हम डिटरमाइन करते हैं वीनस रिटर्न से, और जो बेस्ट इंडेक्स है प्री लोड का वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर।